रीड इंडिया के सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे साथ लिया है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का, उन सभी स्टूडेंट्स का, चाहे ये आज सेकंड क्लास है, मैं उन सबका इस क्लास में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और ये सोचती हूँ कि जो ये क्लास लेने के बाद ये आपको बहुत यूजफुल होगी और आपको जॉब करने में बड़ी आसानी मिलेगी। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू हैव योर जॉब प्रोफाइल, या आप कम्युनिटी में जॉब करते हो तो वो आपको किस तरह हेल्प करेगा। सबसे पहले बेटे आप लोगों को ये सारी समझ होनी चाहिए कि कम्युनिटी का मीनिंग क्या है, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जिस समुदाय के लिए हम काम करेंगे, जिस ग्रुप ऑफ पीपल जो यहाँ लोग रहते हैं, उनके लिए आप वहाँ की लोगों की हेल्थ के लिए, बेनिफिट के लिए क्या क्या करोगे, हम उस बात की आपको इस क्लास में ट्रेनिंग देंगे। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब हम ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग है तो इसमें दो वर्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, एक तो कम्युनिटी, दूसरा हेल्थ। तो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, उसको समराइज करते हुए एक गुड हेल्थ के लिए सबसे पहले दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनमें से अगर एक भी हमारा लिंकेज थोड़ा वीक हो जाता है तो चाहे वो कम्युनिटी हो, कम्युनिटी भी ग्रुप ऑफ पीपल से बनती है जिसमें फर्स्ट हमारी फैमिली भी आ जाती है, चाहे हम उस एरिया में नहीं रहते, पर हेल्थ जो है वो उसके बारे में जो जानकारी हम लेंगे उसमें दो फैक्टर्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? पहला है हाइजीन एंड दूसरा इज द गुड न्यूट्रिशियस फूड। तो हम इस जो हमारी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी इस पे हम इन्हीं दो बातों पे बहुत ज्यादा जोर देंगे और आपको ये समझाएंगे। अब आप जब ये क्लास लेने बेटे आए हो तो सबसे पहले दो तीन बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब आप ये ट्रेनिंग लोगे, और मेरा भी काम है जब मैं आपको ये ट्रेनिंग दूंगी तो जो भी मैं आपको नॉलेज दूं वो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें मुझे डाउट या आपको डाउट नहीं रखने होंगे। जब तक हम किसी बात को बिल्कुल क्लियरली और फुल्ली नहीं बताएं तो लोगों तक भी वो मैसेज इनकम्प्लीट पहुंचता है। तो सेकंड पॉइंट आपको इस टाइम क्या देखना होगा कि जो उस कम्युनिटी के लोग हैं उनकी लैंग्वेज क्या है, वो कौन सी भाषा उनको जल्दी समझ आती है। तो अगर हम ज्यादा अपना लेवल बताते हुए इंग्लिश में बात करें या किसी और लैंग्वेज में बात करें और उन लोगों को वो बात समझ ही ना आए तो वो बात ठीक नहीं होगी। तो हमें ये भी समझना है कि जो हमारा मैसेज होगा उनको कंप्लीट और उनकी लैंग्वेज में ही हम उनको समझाएं। तो जो भी हम इसमें ट्रेनिंग देंगे, तो जब तक कम्युनिटी के लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो तो प्रोग्राम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। आपने तो मेरे से ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद जब कम्युनिटी में काम करने जाओगे तो आप वहां देखोगे कि वहां के लोगों से जब आप बात करोगे तो उनको भी उस प्रोग्राम में आपको इन्वॉल्व करना है, तभी वो सक्सेस मिलेगी। तो जब आप उनको अपने इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करते हो तो पहले उनसे भी उनका ओपिनियन पूछोगे। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, एक कम्युनिटी में जाते हो तो वहां आप ये ऑब्जर्व करोगे कि अच्छी हेल्थ ना होने की वजह से वहां क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं, तो हम उन वीक पॉइंट्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप वहां देखते हो, एक बड़ा पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, गर्भवती महिलाएं तो हैं उस कम्युनिटी में, कई हैं, पर आसपास कोई सेंटर नहीं है, या वहां पे डिलीवरी के लिए भी लोगों को दाई से डिलीवरी कराते हैं या घरों में डिलीवरी कराते हैं, क्योंकि आसपास कोई डिस्पेंसरी या सेंटर नहीं है, या वहां पे एक रिवाज ही नहीं है हॉस्पिटल ले जाने का, जो कि आज के टाइम में ये बहुत डिफिकल्ट है मानना कि हॉस्पिटल में वो नहीं ले जाते या उनके पास साधन नहीं है। तो आप उन लोगों से भी पूछोगे कि आपका क्या ओपिनियन है कि जो गर्भवती महिला है इसका क्या रेगुलर चेकअप होना चाहिए कि नहीं। तो जो अगर उनमें वीक पॉइंट्स वो बताते हैं, नहीं जी हमारी तो शुरू से ही वो नथु डाइट डिलीवरी करती है, या
तो आप ये पॉइंट्स अपने पास नोट करोगे और बाद में उनको समझाओगे कि हॉस्पिटल ले जाने के क्या क्या फायदे होते हैं, क्योंकि वहां जाएंगी तो उनके ब्लड टेस्ट भी होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने बात करी है कि हम जब प्रोग्राम्स अपने आगे की पढ़ाई को डिस्कस करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हम अपनी नॉलेज में रखेंगे कि हमें और क्या क्या करना है। इसी तरह मान लो आप अपने वहाँ कम्युनिटी में ऑफिस में होते हो, तो आप देखते हो कि जितने बॉयज हैं सुबह के टाइम यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं, पर कभी आपने ये नहीं देखा कि गर्ल्स भी स्कूल जा रही हैं कि नहीं जा रही। तो अगर वहाँ आप देखते हो कि गर्ल्स स्कूल नहीं जा रही, तो इसका मतलब वहाँ लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं है, तो जो कि आज के टाइम में होना चाहिए। तो आप ये भी अपने पास नोट करोगे कि फीमेल्स को अगर वो एजुकेशन के लिए या स्कूलों में नहीं भेजते तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो आप इसको इम्प्रूव करोगे, क्योंकि जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होती तब तक कोई भी प्रोग्राम को सक्सेस करने में हमें डिफिकल्टी हो। तो हमारा कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट इस प्रोग्राम में होना चाहिए। इसी तरह आप और देखोगे कि वहाँ बुजुर्ग लोग हैं, तो उनमें कई ऐसे होंगे जिनको नजर नहीं आता, तो आपने आगे जाके अपना जो प्रोग्राम करना है उसमें और क्या क्या चीजें करोगे। इसी तरह आप वहाँ देखते हो कि छोटे बच्चे जो हैं उनकी हेल्थ के बारे में, गली में बच्चे घूमते हैं वो लो वेट के बच्चे हैं, तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो ये पहले आप थोड़ा सा टाइम अपने साथ के जो स्टाफ है कम्युनिटी में जाके सर्वे करोगे, वहां जाके हाउस में भी जाके उन लोगों से बातें करोगे, क्योंकि जब तक आप अपनी रेपो उन लोगों से डेवलप नहीं करते हो और आप अपने ऑफिस में ही बैठे रहोगे तो वो प्रोग्राम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। तो आपको उनसे जाके पहले उनसे बातचीत करनी है, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह की हेल्प आपसे चाहते हैं, इन सारे पॉइंट्स को नोट करोगे। तो जो वो चाहते हैं उस बातों को नोट करके काम वो हम उनके साथ करेंगे जो हम करना चाहते हैं, जो कम्युनिटी की प्रोग्रेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप गली मोहल्ले में देखते हो कि बच्चे नंगे पांव चलते हैं या वहां के लोग हैंडपंप का पानी पीते हैं, तो ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन हो जाएगी कि अगर हैंडपंप का वो पानी पीते हैं तो उससे उनको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसका उनके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी आप उनके साथ मीटिंग करोगे या समझाओगे तो उनको ये बताओगे कि इस पानी का क्या नुकसान है या इसका क्या फायदा है। तो अगर आप उनको ये सारी बातें बताते हो तो सबसे पहले तो आपको इन बातों की नॉलेज होनी चाहिए ना, कि इन बातों से क्या क्या नुकसान होगा। इसीलिए बेटे मैंने आप लोगों से कहा कि हम इस सारे कोर्स के लिए जो हेल्थ के दो मेजर फैक्टर्स हैं, एक साफ सफाई जिसको हाइजीन कहते हैं एंड दूसरा न्यूट्रिशियस फूड। तो हमारा मेन एम्फेसिस इन दोनों चीजों पे होगा कि अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उन बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके लिए टेस्ट कराने के लिए कहाँ जा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगी। फिर हम डाइट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारी पौष्टिक डाइट नहीं होती या उसमें क्या क्या कमियां होती हैं, उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। फिर उसके बाद हम कम्युनिटी वालों से पूछेंगे कि वो अपनी हेल्थ के लिए हमारे से और क्या क्या बातें चाहते हैं, कोई स्पेशल हेल्थ कैंप्स क्या चाहते हैं तो हम उनके लिए स्पेशलिस्ट लोगों को बुला के उनके साथ वो भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप उन सारी पढ़ाई को नोट करेंगे, अपनी नोटबुक बनाएंगे। जो आपने नोटबुक बनानी है, नोट सबके, चाहे आप अभी रिकॉर्ड कर रहे हो, घर जाके नोटबुक्स बनानी है जिसमें कि आप डेट वाइज सीरियल नंबर डालेंगे, आज की डेट डालेंगे, क्या हमने पढ़ा है उसके बारे में लिखेंगे और पेज नंबर लिखेंगे। क्योंकि आज जो मैं आपको बता रही हूँ हो सकता है आपकी रिकॉर्डिंग में आए या कभी डिलीट हो जाए, पर अगर आपके पास वो रिटर्न है तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया, जब हम वर्ड यूज करते हैं हाइजीन, हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई। तो हमारी जो मेन साफ सफाई है बेटे, जिसका हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, वो तीन है। तो सबसे पहले तो हम पर्सन है, हमारी पर्सनल हाइजीन, निजी साफ सफाई। दूसरी साफ सफाई पे हम किस पे जोर देंगे, भोजन और पानी पे।
क्योंकि अगर हमारा भोजन यानी फूड एंड वाटर इज नॉट क्लीन और या उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वी कैन हैव द मल्टीपल डिजीजेस आल्सो, जो कि इंटेस्टाइन्स की होंगी या उससे रिलेटेड बाकी ऑर्गन्स की होंगी। लास्ट क्लास में मैंने बेटे आप लोगों से ये भी पूछा था कि मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ, विच लैंग्वेज यू वांट मी टू हैव ओनली इंग्लिश, यू वांट टू हैव ओनली हिंदी या मिक्स लैंग्वेज। तो आप में से स्टूडेंट्स ने यही कहा था कि मैडम हम जिस एरिया में से आते हैं हमारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बेटर है अगर आप हिंदी में पढ़ाएं तो हमारे लिए समझने में और लिखने में आसानी होगी। तो इसी बात को मैंने एग्री करते हुए ये आपसे कहा था, स्टार्टिंग में हम हिंदी में ही पढ़ेंगे पर बीच बीच में हम इंग्लिश के भी वर्ड्स यूज करेंगे ताकि आपको ग्रेजुअली इंग्लिश के वर्ड्स को ग्रास्प करने की या समझने की में आसानी। तो हाइजीन को आप समझ गए। तो फूड एंड वाटर का मतलब भोजन और पानी से होने वाली बीमारियां। तो जब फूड एंड वाटर की हम बात करते हैं तो अगर ये वाला फूड एंड वाटर जो है जिसमें गंदगी हो या फूड में प्रॉब्लम हो तो उससे कौन कौन सी डिजीजेस हो सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में वो बीमारियां ना आए तो हमें किस चीज पे साफ सफाई बरतनी पड़ेगी, भोजन और पानी। ठीक है। तो डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में जाते हैं भोजन और पानी से, उन बीमारियों से बचने के लिए हमने भोजन और पानी में साफ सफाई कैसे रखनी है ये भी पढ़ेंगे। कई बार हमारी कम्युनिटी के लोग कहेंगे मैडम हम तो बहुत साफ सफाई से खाना बनाते हैं, तो आपको उनको एग्जाम्पल में समझाना पड़ेगा कि हमारे तरीके से तो हम बहुत सफाई बरतते हैं, लेकिन जब हम बाजार सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी खरीदते समय हमसे क्या क्या गलतियां हो जाती हैं। ठेले पे खड़े खड़े ही हम मटर छील के खाने शुरू कर देते हैं, गोभी तोड़ के खाते हैं, या साग आपने खरीदा तो उसका ही डंठल तोड़ के खाते हैं, या मूली है उसको ही तोड़ के खाते हैं। तो उनकी तरफ से तो वो नॉर्मल है, पर हमारे एक मेडिकल पर्सन होने के नाते वो सारी बातें अननोइंगली उनसे वहां गलती हुई है। तो जो उसके ऊपर गंद लगा हुआ है बिना धोए खाएंगे तो इंटेस्टाइन्स में कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे और उनको रोकथाम के लिए हम क्या क्या करेंगे, तभी उनकी गुड हेल्थ हो सकती है। इसी तरह भोजन और पानी के पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, वो जिस समुदाय में रहते हैं उसको कहेंगे एनवायरमेंट, है ना। जिस माहौल में वो रहते हैं वहां से भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वहां लावारिस जानवर बहुत है, तो जो लावारिस जानवर होते हैं या किसी ने अपने घर में भी कोई जानवर पाला है, खुजली है उसको, तो वो जो बाल अपने झटकते हैं तो फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, या टिक्स होती है उनमें कीड़े होते हैं बदन में, तो अगर वही हमारे बिस्तर पे आके बैठेंगे तो वो गंदगी से वजह से स्किन इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस। तो नेचुरल हाइजीन जब हम बेटे पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। पर्सनल हाइजीन तो आप लिख लो अपनी कॉपी में, जब मैडम के साथ हम मेरे साथ जब पढ़ेंगे तो हाइजीन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज द पर्सनल हाइजीन, सेकंड इज द फूड एंड वाटर हाइजीन, एंड थर्ड इज द एनवायरमेंटल हाइजीन। तो एनवायरमेंट में जैसे लवारिस जानवर है तो अगर धुआं भी ज्यादा होगा तो धुआं किस रास्ते से हमारे अंदर जाता है, नाक के रास्ते से, तो हमें कहाँ की डिजीजेस होने का खतरा है, फेफड़ों की, लंग्स की डिजीजेस। इसी तरह अगर वहां पे पत्थर काटने का काम है, पहाड़ काटने का काम है जो कि उड़ता है तो सीमेंट बनता है, तो वो सीमेंट भी अगर हमारे बॉडी में जाएगा तो नेचुरल है वो अंदर जाके जम जाता है तो फेफड़ों की हमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसी तरह एनवायरनमेंट में आप और भी कई चीजें पढ़ोगे, कीकर के पेड़ हैं जिससे एलर्जी हो जाती है, एस्थमा की बीमारी हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पे ना आए तो हमारा जो मेन एम्फेसिस होगा, जो पढ़ाई का होगा, बीमारियां को करने के कारण क्या है। तो वो कारण क्या है, एक तो डर्टी हाइजीन ना होना, दूसरा फूड एंड वाटर, तीसरा एनवायरनमेंट। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लें। इसके अलावा बेटे हमारे और भी कई फैक्टर्स होते हैं, हमने फूड में भी हाइजीन ले ली लेकिन हमारे न्यूट्रिशन में कुछ कमियां रह जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए, क्योंकि ये बेसिक आज की आपकी एक ओरिएंटेशन क्लास है
कि जिसमें आप ये समझोगे कि इस पढ़ाई को करने से आपको क्या क्या लाभ होगा, और इसमें जब आप ज्वाइन करोगे इस जॉब को तो आपको ये बेनिफिट कम्युनिटी को कैसे देना। तभी कम्युनिटी आपको आपकी बात सुनेगी ना, जब उनको आपकी बातों से कुछ फायदा होता है। तो अगर वो सोचते हैं कि इससे तो हमें कोई फायदा नहीं, हमारी वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो उससे कोई फायदा नहीं। इसी तरह बेटे एक बात मैं आप बच्चों से भी सारा क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि लास्ट क्लास में भी मैंने की थी। ये कोर्स हम लोग आपको जितनी भी फीमेल्स हैं उनको अपग्रेडिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए। तो आप ये मत सोचना ये तो फ्री कोर्स करा रहे हैं, पैसे तो लगने नहीं, 1 घंटे की सिर्फ क्लास है, चलो मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ। तो अगर आप इस इरादे से ये क्लास देख रहे हो कि जी आजकल तो कोविड है, क्लासेस हो नहीं रही स्कूल में, तो नेचुरल मैं तो क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, कोई फीस तो होनी नहीं है और थोड़े दिनों बाद सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। पर मेन आपका बेटे आजकल के टाइम में देखो कितनी महंगाई चल रही है, कोविड की वजह से कई फैमिलीज में खाने तक की बहुत कमी आ गई है। तो अगर ये कोर्स करने के बाद आप जॉब करते हो, जो कि हम आपको सजेस्ट करेंगे कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, पर ये नहीं सोचना मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। आप ये सोचो अगर हम किसी हॉस्पिटल में या कहीं पे जाएं और वहां पे कोई नर्स या आपकी तरह एडवाइस करने वाला काउंसलर कोई नहीं होता, तो आप सोचोगे ना ये कैसी जगह, यहाँ तो कोई है ही नहीं मुझे सजेस्ट करने के लिए। तो आप अपने दिमाग में अभी से ये धार लो कि जब हमें कोई जॉब्स मिलती हैं तो हमने करना है। इसके लिए बेटे एक बेस्ट जो मैं आपको सजेशन दूंगी, आपके माँ बाप या आप हमेशा ये चाहोगे कि जो भी आप जॉब ज्वाइन करो आपके घर के कहीं नजदीक। तो अब हमें तो आपके या मेरे ऑफिस वालों को तो नहीं पता ना आपके घर के आसपास कौन सा डॉक्टर्स या कौन कौन सी जगह है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप अपने घर के पास कोई डिस्पेंसरी है, कोई स्कूल है, या कोई इसी तरह बच्चों का क्रच है, तो वहां के हमें आप अपने पास नोट करो और उसके हमें फोन नंबर या उसका एड्रेस बता, ताकि हम अपने यहाँ से लेटर दें कि आप लोगों को कोई जॉब मिल सके। क्योंकि ये आप ही हमें सजेस्ट कर सकते हो कि आप अगर जॉब करना चाहोगे तो आपके घर के आसपास कौन कौन सी जगह है। इसके अलावा अगर हमारे यहाँ से कोई और भी कोर्स स्टार्ट होते हैं तो उसकी बात हम बाद में करें। तो ये मेरा बताना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद आपका एक एग्जाम भी होगा, और एग्जाम में जितने परसेंटेज आपके मार्क्स आते हैं या आप कैसे उसको क्लियर करते हो, आपका सर्टिफिकेट भी उसी बेसिस पे होगा, और सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आप लोगों को जॉब मिलती है। ठीक है ना। तो ये अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर बिठा लो। उस दिन भी मैंने जब कल क्लास ली थी तो एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज भी मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको नाम दिया था कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो फ्री आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है, ये हमारा एक एनजीओ है जिसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, रीड इंडिया की तरफ से। तो कभी कभी वही आपसे भी पूछता है कि आप ये अभी मोबाइल पे क्लास ले रहे हो या आपने कोर्स कहाँ से किया, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रीड इंडिया की तरफ से हमें ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग मिली। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो अगर हम ये हाइजीन से ही अगर हम स्टार्ट करें, तो हमारी बॉडी जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, हेड से। तो हेड पे क्या है, हमारे बाल हैं। तो बालों की हाइजीन देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बालों की मैं हाइजीन की अगर मैं बेटे बात करती हूँ, तो आमतौर पे बालों में कौन सी बीमारी होने का ज्यादा खतरा है, एक तो जुएं। तो अगर किसी के बालों में ही जुएं होंगी कम्युनिटी में ही, तो जुएं होने से क्या नुकसान है, तो जुएं क्या करती हैं, हमारा ब्लड सक करती है। तो आप कितना भी अच्छा भोजन खाते हो, पहला तो अनहाइजीनिक है, सिर में बाल जुएं हैं, लीखे हैं, तो देखने में भी गंदा लगता है, और वो आपका खून चूसते हैं। तो खून चूसने से क्या हो जाएगा, शरीर में खून की कमी। तो खून की कमी के और कारण भी हैं, लेकिन अगर हम हाइजीन से स्टार्ट करें तो जो हमारे सिर में जुएं आती हैं, इसकी वजह से भी खून की कमी होती है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं।
ये आगे जाके मैं और एनीमिया की जब बात करूंगी तब आपसे बताऊंगी। दूसरा, और कौन सी बीमारी हो जाती है अगर बालों को साफ ना करे? तो डैंड्रफ या फंगस, जो खुजली की बीमारी। तो उसके लिए भी हमें नियमित रूप से अपने बालों की साफ सफाई का ध्यान रखना। तो ये आप अपने कम्युनिटी में देखते हो, ऊपर से तो परफ्यूम लगा लेते हैं, डिओ, और बालों में गंदगी है। तो उसको आप समझाओगे कि नियमित रूप से हफ्ते में 2 दिन तो बाल साफ करने बड़े जरूरी हैं, बाल होने जरूरी हैं, और उसके बाद उनको अच्छी तरह सुखा के बांध के रखना है। पर कई गर्ल्स होती हैं खोल के भी रखते हैं। पर अगर आप कम्युनिटी वर्कर हो तो बेटे ये एक मेरा सजेशन हमेशा रखना, बालों को हमेशा बांध के जाना, चाहे उसका बन बनाओ। ये मैं आपकी यूनिफॉर्म के बारे में या ड्रेसिंग सेंस के बारे में जब ये क्लासेस हो जाएंगी तो मैं आपसे 2-3 क्लासेस और में ये सारा समझाऊंगी कि आपका पहनावा कैसे होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसे होनी चाहिए, आपका मेकअप कैसा होना चाहिए, आपके और जो आप ये गहने पहनते हैं वो कैसे होने चाहिए। तो अगर वो हमारे प्रोफेशन को सूट करते हैं तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। और ये दोनों तो जैसे हमने अभी बालों की बात की, तो बालों को संभालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कंघी चाहिए होती है और या ब्रश चाहिए होता है। तो हम बालों को तो साफ कर लिया, पर ये तो देखो ना कंघी भी साफ है कि नहीं। तो हफ्ते में एक बार तो कंघी को जरूर साफ करना चाहिए, उसमें मैल है तो गर्म पानी में उसको डिप करके, जो आपका पाउडर सोप होते हैं, निरमा या जिसके घर में जो भी साबुन है, उसको कंघी को साफ करना चाहिए और उसको अच्छी तरह सुखाना चाहिए। तो ये तो हमारे बालों की साफ सफाई आ गई। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे शरीर का अंग? उसके बाद आता है हमारी आंखें। तो आंखों के लिए बेटे आपने घरों के आसपास भी नोट करोगे, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक काजल डालने का बड़ा रिवाज है। काजल, या पंजाब में कोई होता है तो सुरमा बोलते हैं, ठीक है ना, काजल। काजल बेटे अगर आप किसी को लगाए देखो, आंखों के ऊपर जितने मर्जी लगा लो, पलकों के नीचे जितना मर्जी लगा लो, मस्करा लगा लो, कुछ आंखों के अंदर काजल नहीं डालना है। आप कहेंगे मैडम क्यों नहीं डालना, हम तो हमारे गांव में अगर हम ये बात कहने जाएंगे तो जो बुजुर्ग औरतें हैं वो तो हमारा मजाक बनाएंगे। तो उसका कारण होता है, जो काजल होता है किससे बनता है? जो लो होती है धुएं की या दिए की, तो उसमें क्या होता है, ब्लैक काजल के या कार्बन के कण होते हैं। तो अगर हम रोज वो काजल आंखों में डाल रहे हैं तो हमारे आंखों की जो सामने की पुतली के शीशा होता है उसमें खरोच आ जाती है। तो खरोच आने से विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये नहीं कि आज डाला तो कल ही हो जाएगा, 5 साल के बाद उसमें खुरदरापन आएगा, जिससे कि आंखों की रोशनी धुंधली हो जाए। इसको अच्छा समझाने के लिए आप कम्युनिटी को कोई एग्जाम्पल तो दोगे ना बेटे। तो आप उनको क्या कहोगे? जो आपके पीतल के बर्तन है या जो और बर्तन है उसको किस जूने से साफ करते हो, पर कांच के बर्तन को उससे थोड़ी करोगे, आप मुलायम फोम से साफ करते हो ताकि उसमें खरोचे ना आए। तो काजल में तो कण है जिसको आपकी आंख के अंदर खरोचे करे। तो उनसे ये समझाइए कि हम, उनका कहना होता है कि काजल हम इसलिए डालते हैं कि आंखें बड़ी हो जाती, आंखें बड़ी नहीं हो जाती, बड़ी दिखती हैं। तो अगर आपको आंखें को ब्यूटी करने के लिए कुछ करना है तो काजल को आंखों के नीचे लगा लो, पलकों के ऊपर लगा लो, आंखों के अंदर नहीं डालो। या पहले आप उनसे भी उनका ओपिनियन पूछ सकते हो कि वो ऐसा क्यों करते हैं और उनको क्या लगता है कि इससे क्या लाभ है, फिर आप अपना पॉइंट उनको बताओ। ठीक है बेटे। फिर इसके बाद और हमारा क्या आ जाता है, नाक की साफ सफाई तो पता ही है कि आप जब भी नाक से लगते हैं तो अपने पर्सनल चीजें क्या क्या होनी चाहिए, या बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या क्या पर्सनल उनके पास उनकी चीजें होनी चाहिए। थैंक यू। तो जिसके लिए 3 कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनका निजी टूथब्रश होना चाहिए जिससे दांत साफ करते हैं, उनका निजी रुमाल होना चाहिए, और आजकल क्या होना चाहिए, निजी मास्क होना चाहिए। किसी मास्क अगर नहीं होगा तो नेचुरल दूसरे का मास्क थोड़ी शेयर करोगे। तो जब आप मास्क में छींक लगाते हो या सांस लेते हो, जो भी जर्म्स होते हैं वो मास्क के अंदर या रुमाल के अंदर। तो हम अपना रुमाल भी निजी रखेंगे। इसी तरह रुमाल को बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये पिन अप करके रुमाल साथ में दे के भेजना, ये नहीं करना कि ऐसे कमीज से ही पोंछ लो।
ठीक है ना। ये इसी की बेटे, और आगे जाके जब हम फूड एंड वाटर पढ़ेंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगी, जो घर की लेडीज होती है, जो उनकी साड़ी का पल्लू होता है, उसी को ही वो मल्टीपल पर्पज में यूज करती हैं। कढ़ाई उठानी है तो उसी से उठा लो, प्लेट साफ करनी है तो उसी से कर लो, इधर उधर के और काम ये बोलते तो नहीं अच्छा लगता, पास में बच्चा बैठा नाक बह रहा है तो उसी से पोंछ दो। तो इसीलिए रुमाल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, टूथब्रश होना जरूरी है, वो कंघी होनी अपनी निजी जरूरी है, और ये इसीलिए जब आप वहाँ कम्युनिटी में जाओगे तो स्कूल की टीचर्स को समझाओ कि अपने बच्चों से एक्टिविटी करवाते टाइम एक छोटे से कपड़े से या उसमें फेविकॉल लगा के छोटे छोटे वो बॉक्स, वो थैले से बनवा दे, तो बच्चा भी खुश हो जाए, अपनी फोटो भी उस पे लगा दी और अपना सामान उसमें रखा, दो डोरियां टांग दी, घर में वो उसकी तीनों चीजें उस चीज में रखी हुई। तो एक छोटे बच्चे को या स्कूल गोइंग बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है, दिस इज माय निजी सामान। खास करके जो छोटे स्कूल के बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, दे फील वेरी हैप्पी। और इस एक्टिविटी से टीचर्स को भी बताओगे कि उनका भी बच्चों के साथ रेपो कितना अच्छा बनता है। तो ये तो हमने एक निजी सामान के बारे में बात की। फिर हम उसके बाद आते हैं माउथ की हाइजीन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल माउथ की हाइजीन के बारे में, कोविड में भी कौन कौन सी बीमारी के पोस्ट कोविड इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन बेटे आज की बीमारी नहीं है, बहुत पुरानी बीमारी भी है। गांव में जब कम्युनिटी में जाओगे, घर के जो बुजुर्ग होते होती हैं उनसे पूछोगे, तो वो आप उनसे पूछते हो कि आपके परिवार में कभी ये फंगल इन्फेक्शन किसी को हुआ है, जिसके कई और भी कारण है। वो कहते हैं मेरे बच्चे के ना, जब छोटा था, 1.5 साल का था या 6 महीने का, उसकी जीभ के ऊपर ना सफेद सफेद कुछ जम जाता था, जो कि मैं गीला कपड़ा लेके साफ करती थी। तो दैट इज द फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि छोटे बच्चे तो ब्रश करते ही हैं। तो माँ का काम है दूध पिलाने के बाद मलमल का कोई कपड़ा लेके, ये नहीं कि इमीडिएटली दूध, फिर तो बच्चा दूध उलट देगा, तो कभी कभी जीभ को भी साफ करना चाहिए। तो फंगल इन्फेक्शन माउथ में तो होती है, और हमारे शरीर में कहाँ होती है। जब हम शरीर की बात करेंगे, पर्सनल हाइजीन, नहाने की बात करेंगे, तो लेडीज में ब्रेस्ट के नीचे पसीना आता है, जल्दी जल्दी में ब्रेस्ट पोंछी नहीं नीचे से, जिसकी वजह से दांत, खुजली और चर्म रोग हो जाते हैं। तो अभी हम जब माउथ की बात कर रहे हैं, तो दांतों की साफ सफाई बहुत जरूरी है। तो गांव के लोग कहेंगे हम तो नीम की दातुन पुराने टाइम में यूज करते थे, दैट वाज वेरी गुड थिंग। पर उसका सिर्फ एक नुकसान होता था, दांत के बीच में जो खाना फंस जाता वो नहीं निकल पाता। पर वो दांत को, ब्रश को, नीम की दातुन को इतना चबाते थे कि वो एक ब्रश का रूप ले लेती थी। और नीम का जो पानी आता है, वो दांतों को, जो आजकल हम लिस्ट्रीन यूज करते हैं या हम नीम की दातुन यूज करते हैं पेस्ट के रूप में, वो सारी उन चीजों को कवर करते। तो ब्रश हम अगर बेटे यूज करते हैं दांत साफ करने के लिए, तो हमें ये पता होना चाहिए, उनको आप सिखाओगे, दांत ऊपर से नीचे, नीचे वालों को ऊपर, ये तो सामने से साफ हो गए, दांत के अंदर की भी तो सरफेस है ना, उसको भी साफ करना जरूरी है। तो ब्रश, ठीक है। एक ब्रश आप उनको बताओगे, आप पूछोगे उनसे, आप एक ब्रश बाजार से खरीद के लाते हो, उसको कितने दिन तक इस्तेमाल करते हो? वो कहेंगे मैडम जब तक वो टूट नहीं जाता, या गुम नहीं जाता, या गिर नहीं जाता। जैसे ब्रश करते समय कहीं गंदी जगह में गिर गया, तो उठा के थोड़ी उसको दोबारा साफ करने बैठ जाएंगे। तो बेटे आप उनको समझाओगे, अगर आपके ब्रश अच्छी क्वालिटी का या जिस क्वालिटी का भी है, तो उसके ऊपर जो उसके प्लास्टिक के दंते से होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ब्रिसल्स कहते हैं, तो जब तक वो खड़े हैं तब तक वो ब्रश ठीक है। और अगर वो फैल के ऐसे बाहर की तरफ आ जाते हैं, इट मीन्स अब ये ब्रश आपके दांतों के अंदर की गंदगी को निकाल नहीं पाएगा। दो दांतों के बीच में जो स्पेस होती है, भोजन उसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांत खराब हो जाते हैं, और वो गंदगी ऊपर जाके दांतों में या मसूड़ों में पीप बन जाती है, जिसको हम कहते हैं पायरिया। तो पायरिया कोई अच्छी चीज थोड़ी है, जब आप भोजन खाएंगे तो गंदी चीज भी तो अंदर शरीर में जाएगी ना। तो उनको ये बताना है कि नियमित रूप से दांतों की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है।
और इनमें से कौन सी सफाई किस टाइम की ज्यादा जरूरी है? रात की। रात को खाना खाने के बाद ब्रश करना बेटे बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो रात को ब्रश के नहीं सोएंगे तो माउथ में जो भोजन लगा वो कितनी देर तक रहेगा? सुबह 6 बजे उठेंगे तो 7-8 घंटे तो वो भोजन अंदर लगा रहा तो सड़ जाएगा। और हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करने की आदत होनी चाहिए। अब आपको तो ये समझने में आप कहेंगे मैडम आपने तो इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, तो आप उनसे इस तरह, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा। कम्युनिटी के लोगों से कैसे बात करोगे? आप उनसे पूछोगे कि आप लोग के यहाँ बुजुर्ग लोग होते हैं, सबके दांत बिल्कुल ठीक हैं? नहीं मैडम जी, बड़े तकलीफ है, दांत ही टूट जाते हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनके दांतों में कीड़ा लग गया है। तो जिसको वो कीड़ा कहते हैं या काला काला हो जाता है, वो क्या चीज है? उनके दांत जो है बच्चों के, उसमें सुराख हो गया। तो उनसे पूछो ऐसे बच्चों को क्यों हो गया? मैडम जी वो तो ना बहुत ज्यादा चीनी खाता है या वो मिट्टी खाता है इसलिए हो गया। तो आप उनको समझाए नहीं, आप जो भोजन खाते हो दांतों में लगा रह जाता है। तो अगर बच्चे दांत ही जल्दी से खराब हो जाएंगे तो भोजन चबाए जिससे या मुंह से बदबू आती है। तो इसको रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे? मैडम जी हम तो वही नीम का दातुन करते हैं या बच्चे एक बार पेस्ट करते हैं। तो आप उनसे कहिएगा रात का ब्रश करना ज्यादा जरूरी है देन सुबह। सुबह भी करो ताकि मुंह में जो लेस आई होती है, या हम थोड़ा सा नमक जो होता है वो लेके चुटकी भर, ज्यादा नहीं लेना नहीं तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। दांतों पे मलेंगे तो दांतों में से जो स्मेल होती है, खाना खाने के बाद गर्म पानी में कुल्ला करेंगे तो जो माउथ में स्मेल आती है वो आनी बन जाएगी, और जो वो मुंह में जो कीटाणु होते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा बेटे, जब हम किसी से बात करते हैं तो माउथ में से स्मेल नहीं आनी चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए। जो आपसे बात कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट भी रखते हैं, वो ऐसे दूर हो जाते हैं। तो ये कोई अच्छी फीलिंग थोड़ी है। या आपको जी हम माउथ में स्प्रे कर लेते हैं खुशबू के लिए, खुशबू के लिए बदबू तो चली जाएगी पर दांत थोड़ी आपके ठीक हो जाएंगे। तो दांत अगर टूट जाएंगे टाइम से पहले तो बच्चों के तो दूधिया दांत दोबारा आ जाते हैं, बड़ों के नहीं आते, जो परमानेंट टीथ कहलाते हैं। या मसूड़ों में से गंदा पानी या बदबू आती है। तो अपनी भाषा में उनसे पहले पूछोगे वो क्या करते हैं। तो ये भी तो पूछोगे ना, वो ब्रश जो है दांत मुंह साफ करते हैं किससे करते हैं? कोई कहेगा लाल दंत मंजन जो पाउडर आता है ना, उससे करते हैं। कोई कहेंगे हम कोयले में नमक डाल के, गांव में तो कई लोग उससे भी करते हैं, कोयले को पीस के लकड़ियां जलाते हैं, उसका जो कोयला बनता है उसमें नमक डाल के। तो बेस्ट थिंग वो है जिसमें कि मुलायम हो, जिससे कि उसमें खरोचे ना आए। तो दैट इज द बेस्ट थिंग। इसको हम आगे भी, आप इसके बारे में सोचना, आपकी क्वेरीज कुछ और हो तो भी मेरे से बात करेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा, चलो नीचे का शरीर तो है ही है, नहाना। नहाना जरूरी है कि नहीं? नहाने के क्या क्या लाभ होते हैं, है ना, उनसे भी पूछोगे। कई गृहणियां होती हैं, या कई जगह बेटे ऐसी भी है, मैंने कई जगह मजदूरों की देखी है जहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी है, पर नियमित समय से नहाना भी बहुत जरूरी है। नहाने की क्या क्या लाभ है? हमारे शरीर में दिन भर की जो गंदगी होती है वो उतर जाती है। जो पसीना आता है, जो जो जिसमें नमक होता है, उससे भी बदन पे खुजली होनी शुरू हो जाती है। गंदे कीटाणु होने से, पसीना आने से अगर नहाएंगे नहीं तो वो चीज वहां लगने से चर्म रोग हो जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट में तो आप देखते हो, वो कहते हैं जी जालिम लोशन लगा लेना, रिंग कटर लगा लेना। तो क्या रिंग कटर या दवाइयां लगाना जरूरी है, या ये जरूरी है कि हमें ये फंगल इन्फेक्शन हो ही ना? अगर हमें बीमारियां नहीं होंगी तो हमारे घर का पैसा बचता है ना बेटे। नहीं तो हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहेंगे, उनको फीस भी देंगे या सरकारी में भी जाएंगे, तो दवाइयां तो खरीदेंगे ही ना। तो जब किसी को दांत खुजली होती है, ये बेटे एक ऐसी बीमारी है जो परिवार में अगर एक को होगी तो कईयों को हो जाएगी। आप कहेंगे मैडम ऐसे हो जाएंगी? हमारे घरों में बेटे, इंडिया में खासकर ये रिवाज तो नहीं है कि मेरे बिस्तर पे मेरे सिवा और कोई नहीं बैठ सकता। तो अगर किसी को खुजली की बीमारी है तो वो खुजली की बीमारी के कीटाणु चदरों पे भी आ जाएंगे। तो घर के और लोग जो होते हैं या सेम टॉवल यूज करते हैं तो वो कीटाणु जो है रिंग वर्म या फंगल इन्फेक्शन सबको हो सकता है।
ये फंगल इन्फेक्शन बेटे नॉर्मली ज्यादा किन में होता है, वुमेन्स में होता है, लेडीज में या गर्ल्स में, फीमेल्स में। उसके कई मल्टीपल कारण हैं। एक तो उनको गृहिणियों को हमेशा जल्दी होती है, क्योंकि घर का काम भी करना है, जॉब पे भी जाना है, तो नहाने के बाद उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि एक साफ तौलिए से अपने बदन को अच्छी तरह पोंछे। तो पोंछने की वाली कौन सी खास जगह है जहाँ पे क्रीजेस होती हैं, जहाँ की जुड़ी। तो पहला तो बगल में, ठीक है ना, दूसरा ब्रेस्ट के नीचे, तीसरा लेग्स में जिसको हम जांघें कहते हैं। और औरतों में ये प्रॉब्लम क्यों ज्यादा होती है, मेंसेस के दिनों में जो मेंसेस का कपड़ा है वो जल्दी जल्दी नहीं चेंज करते। तो मेंसेस का कपड़ा बेटे आप कम्युनिटी के औरतों को यही समझाओगे, जो मेंसेस में आप कपड़ा यूज करते हैं या पैड यूज करते हैं, हर 4 घंटे बाद वो चेंज करना चाहिए, चाहे वो गंदा हो या ना। और स्पेशली रात को जो, जब मेंसेस खत्म होने वाले होते हैं, तो जो शाम को या रात को कपड़ा लगाया तो सुबह देखती है वो तो बिल्कुल गंदा ही नहीं है, तो चलो नहा धो के उसी को यूज कर ले, विच इज रॉन्ग। ठीक है। वो तो मैं आपको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में थोड़ी पढ़ाई कराऊंगी कि कम्युनिटी की औरतों के साथ एक अलग मीटिंग करके आपने क्या क्या बात करनी है। ये जो बातें बाकी की आपको बताई हैं, ये तो कम्युनिटी के जेंट्स के साथ भी आप कर सकते हैं, सिर्फ वुमेन्स के साथ थोड़ी करनी है। स्कूल गोइंग गर्ल्स के साथ कर सकते हैं, बच्चों के साथ मीटिंग अरेंज करके बातें उनको भी समझा सकते हैं। जब आप पूरी पढ़ाई कर लोगे तो फिर आप ग्रुप्स में ये बातें उनके साथ डिस्कस करोगे, और कम्युनिटी के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा जिसमें। ठीक है बेटा। तो एक तो जो नहाने के आप लाभ बताओगे, जो फोड़े फुंसियां निकलती हैं, या कई वो बोलते हैं हमें गर्मियों में पित्त निकल आती है, जिसको प्रिकली हीट, या वो दाने दाने से खासकर कमर पे। तो हमें ये देखना है कि अगर हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो नहाने के बाद भी जो कपड़ा यूज करेंगे, टॉवल यूज करेंगे, वो हमारा निजी होना चाहिए, परिवार में लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कम्युनिटी में बेटे कई बार आप जाते हो तो कहते हैं मैडम आप बात तो सही कह रहे हो, हमें भी ये बात समझ आती है कि हर एक का निजी टॉवल होना चाहिए, पर आपको पता है कि एक बड़ा टॉवल कितने का आता है। हमारे घर में हम सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड और मैं हूँ, 4 जने तो ये हो गए, 2 हमारे बच्चे भी हैं, 3, तो 6 टॉवल। तो 6 टॉवल अगर मैं खरीदने जाऊं तो आजकल तो आमदनी, या पहले ही इतनी आमदनी नहीं है, हम घर औरतें तो घर में रहती हैं, सिर्फ मेरा मर्द कमाने वाला है, तो इतने तौलिए मैं कहाँ से खरीद सकती हूँ। तो आप इसका कोई सोल्यूशन उनको बताओगे ना बेटे, ये थोड़ी कहोगे हाँ तेरी बात बिल्कुल बेटे ठीक है, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। हमारे घर में कॉटन के कई कपड़े ऐसे होते हैं जो घिस जाते हैं बीच में से, वो कौन से कपड़े हैं बेटे, चदरे हमारे घर की। तो आप उनको कह सकते हो कि इसके आप टॉवल्स बना के उसमें या तो अपना नाम, या अलग अलग कलर के धागे, या कोई कलर के डिफरेंट कलर की जो रिबन्स आते हैं वो लगा सकते हो। जैसे मम्मी का आपने नीला कलर दे दिया, जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उनके ब्राउन कलर दे दिया, या किसी का और कलर, तो हर एक को अपने कलर के हिसाब से पहचानना चाहिए। जो भी आपका कपड़ा नहाने के बाद तौलिया जिसको कहते हैं, उसको धूप में सुखाना चाहिए। सीलन की वजह से उसमें फफूंदी आ जाती है। और टॉवल को भी चाहे आप रोज नहीं डालते, धूप में तो सुखाते हो, पर उसको धोना भी तो चाहिए, ये थोड़ी हफ्ते बाद तौलिया धोएंगे। जो पतले तौलिए होते हैं वो तो जल्दी सूख जाते हैं। तो टॉवल्स की रख रखाई कैसे करनी है, और जो आप उसके बाद तौलिया यूज करते हो उसको धूप में सुखाओ। और बदन पे जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे कपड़े होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए, सूती कपड़ा होना चाहिए, नायलॉन टार्ले टाइप के कपड़े नहीं होने चाहिए। तो आप सोचोगे कि मैडम वो कपड़े क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें से पसीना उड़ता नहीं। तो जो कॉटन का कपड़ा सूती कपड़ा होता है उसमें पसीना भी उड़ जाता है और कपड़ों में इतनी बदबू भी नहीं आती। तो नायलॉन के कपड़े हैं वो पसीना सोखते नहीं है। तो जो पर्सन ये कॉटन के या टेरिकॉट के कपड़े पहनते हैं उनके कपड़ों में से स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है 2-4 घंटे में, खासकर गर्मियों में। तो आप उनसे यही समझाओगे कि आपके जो कपड़े हैं वो कैसे होने चाहिए। इस टाइम में मैं इसमें थोड़ा सा आपसे एक बात और भी शेयर करूंगी, जो मेनली मैं लेडीज के साथ और गर्ल्स के साथ शेयर करती हूँ।
लेडीज और जो हमारी गर्ल्स ग्रोन अप हैं वो दो चीजें और बहुत पहनती है, एक अंडर गारमेंट जिसको ब्रा कहते हैं और नीचे पैंट, वो कॉटन की होनी चाहिए। बाद में जब आपसे मैं फीमेल्स की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगी तब आपके साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगी जो लेडीज जो अंडर गारमेंट ब्रा पहनती हैं या हमारी बेटियां पहनती हैं वो किस टाइप की होनी चाहिए। तो कई बार होता है वो लाल रंग की, काले रंग की या इस टाइप की पहने, तो उनको पहनने से क्या नुकसान है, ये मैं एक सेपरेट आपके साथ जब फीमेल्स की ड्रेसिंग सेंस की बात करूंगी उसमें मैं पढ़ा। इसी तरह हमारी कई बीमारियां और भी हैं जो अंडरगारमेंट्स की वजह से होती है, तो उनके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँ। ठीक है बेटे, तो ये तो हमने नहाने वाले ये और ये सारी बातें कर ली। तो ये तो हमारी, और दूसरा निजी साफ सफाई में एक बात तो हम भूल ही गए, वो है हमारी नाखून की साफ सफाई। आजकल तो आपने देखा होगा, कोविड तो छोड़ो, इससे पहले क्या होता है, एक नया प्रोग्राम निकला नेल आर्ट। नेल आर्ट में हम क्या करते हैं, पैसे भी दे आते हैं और बीमारियां भी खरीद लाते। मैं आपसे बात कर रही थी नेल्स जी की। हाँ। नेल्स हमारे हमेशा कटे हुए होने चाहिए और साफ होने चाहिए। तो नेल्स आजकल तो लड़कियां तो खासकर नेल बनाने का बड़ा फैशन, वो कहती है मैडम हम तो नेल्स बहुत साफ रखते हैं। अब गांव में देखोगे, अगर गांव की कम्युनिटी में आप काम करते हो तो वहां तो औरतें उपले भी बनाती हैं और भी बहुत काम करती हैं, मिट्टी में भी काम करती हैं, तो गंद सारा कहाँ चला जाता है, नाखून के बीच। तो चाहे हम हाथ कितने भी धो लें, जब आटा गूंदेंगे तो वो सारी गंदगी किसमें चली जाएगी, आटे में। अगर आपके कम्युनिटी के लोग इस बात को एग्री नहीं करते तो मुझे आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल तो बताना है ना जिसको देख के या समझ के वो आपकी बात को एग्री करे, यानी इसको माने। तो उनसे कहना, अच्छा आप कहते हो नाखून आपके बड़े साफ हैं, मैं यहाँ तो नहीं देख पा रही हूँ, घर में एक कांच का ग्लास ले लेना, उसमें पानी ले लेना, या तो उसमें नमक डाल लेना या घर में जैसे मीठा सोडा होता है वो डाल लेना। नाखून सारा साफ करने के बाद उंगलियों को ऐसे डिप कर 5 मिनट रखने के बाद उस पानी में से हाथ निकाल के उस पानी को देखना। तो जो पहला पानी बिल्कुल पारदर्शी था, ट्रांसपेरेंट था, अब वो मटमैला हो जाएगा। तो वो मटमैला कहाँ से हुआ, वो मटमैला जो है आपके नाखूनों की गंदगी की वजह से। तो जब बेटे हम भोजन और खाना गृहणियां घर में बनाती हैं तो हमारे नाखून तो कटे हुए होने चाहिए ना, साफ सुथरे होने चाहिए। अगर साफ सुथरे वो नहीं है तो पूरे परिवार को बीमार करेंगे। इसी तरह लड़कियां जब हम खाना खाते हैं तो ऐसे चाट के खाते हैं, हाँ जी छोले भटूरे बड़े स्वाद है, तो वो गंदगी कहाँ जा रही है, आपके मुंह में जा रही है। तो थोड़ा सा बेटे हम इस बारे में भी ध्यान करेंगे, नेल्स के बारे में भी उनसे पूछेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लेडीज के और लड़कियों के नाखून कटे हुए साफ, बच्चों के भी होने चाहिए, बुजुर्गों के भी होने चाहिए। तो नेल सबके साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कट शॉर्ट में साफ सफाई की बात करी। इसके अलावा एक साफ सफाई बेटे और भी मैं गांव के लोगों के साथ, क्योंकि मुझे काफी साल हो गए हैं विलेजेस में भी जाके काम करते देखा। विलेजेस में बेटे एक इसी पॉइंट को देखते हुए गवर्नमेंट ने कई जगह पे ये टॉयलेट्स बना दिए, वुमेन्स के लिए भी अलग, जेंट्स के लिए। आमतौर पे लेडीज जो खेतों में काम करती हैं उनके लिए बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है कि वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करती हैं, तो वहां पे अगर बाय द वे नेचर्स कॉल जो कि दोनों चीजें आ जाती है, पेशाब या उनको और पेट में दर्द हो गए, लेटरिन की प्रॉब्लम आती है, तो व्हाट दे शुड, तो वो भी बड़ा अनहाइजीनिक है जिसकी वजह से उनके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें प्रॉब्लम आने का डर। क्योंकि फीमेल की बॉडी ऐसे बनी हुई है जो कि क्लोज्ड है, जो कि बंद है सामने से। पुरुषों में तो लिंग बाहर की तरफ होता है तो इन्फेक्शन के इतने चांसेस नहीं होते। ठीक है, समझ गए बेटे। तो ये थोड़ा सा हमने आज नटशल में इसकी बात करी है कि हाइजीन के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। तो अब मैं बेटे आपसे ये भी जानना चाहूंगी, पूजा, अगर आप सोचो कि ये जो बच्चों ने क्लास ली है उनमें से किसी स्टूडेंट को जो अब हमने पढ़ा है, या मुझे नहीं पता कि इसके साथ आप भी लिंक्ड हो, गीता जी भी लिंक्ड है कि नहीं, कि इसमें कोई चीज आप अपना फीडबैक बाद में देना चाहोगे
या स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी है, या वो आज जाके घर में ये सारा लेसन देखेंगे और नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो घर से लिख के लाएंगे। नहीं तो होता मैं तो भूल गई आपसे मैडम ये क्वेश्चन पूछना। तो ये हमेशा बेटे एक गुड हैबिट है, जो आज हमने पढ़ा उसको एक सारांश में उसके पॉइंट्स लिख लेना जो आपको नहीं समझ आया। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले, नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 5 या 7 मिनट दूंगी। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सारी पढ़ाई आपके लिए बिल्कुल नई है। आप में से कई स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्होंने हेल्पर्स फॉर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम या कोई और भी कोर्स किया होगा, उसमें भी ये जानकारी, पर ये वाली जानकारी अगर नहीं है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ के, ये नहीं हम कि हमने बस आज पढ़ा दिया तो बात खत्म। इट इज नॉट लाइक दैट, आपको समझ भी तो आना चाहिए ना। मैं वो वैसे पढ़ाऊं जो आपको समझ आए। और जो मैंने बेटे आपको नेल्स के बारे में बताया ना, ये एक्टिविटी अपने ऊपर भी करके देखना। मुझे तो नहीं पता ना आपके नेल्स कैसे हैं, आपके नेल्स तो बड़े हैं और नेल आर्ट्स भी किया हुआ, कम्युनिटी को समझाने जा रहे हो जी नेल काटो, वो कहेंगे मैडम पहले अपने तो काट लो। बेटे अगर मेरी लैंग्वेज में कभी इस तरह की बात हो, ये सिर्फ मैं इसलिए करती हूँ ताकि ये बात आपको याद रहे कि मैडम ने समझाने की वजह से ऐसे बताया। इट इज नॉट कि मैं आपको क्रिटिसाइज करना चाहती हूँ या डिस्करेज करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी जो क्लास होनी चाहिए प्लेफुल मैनर से होनी चाहिए, पर नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए जो कि आप रिटेन कर सकते। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।